Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take math section, mensuration, basic concepts and basic questions. Mensuration. देखते हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए इसमें दिया गया है 8, 6 और 10 मीटर। ये 8 मीटर है, ये 6 है और ये 10 मीटर है। ध्यान दें, ये पाइथागोरस का प्रमेय अगर लगाएं तो ये पता चलेगा कि जो 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर यानी 64 और 36 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर 10 आएगा और इसका भी 10 आएगा। तो ये पता चलता है कि ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज है, जैसे समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें हम लगाते हैं क्षेत्रफल के लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब बटे 2। आधार हमारा है 8, लंब है 6 और बटे 2, और ये हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 2 3 6, 8 3 24। क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग मीटर। ये आंसर हुआ। ध्यान रहे ये तभी कंडीशन लागू होगी, ये आधार गुणे लंब बटे 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ये समकोण त्रिभुज हो। अगर समकोण नहीं है तो नहीं। आधार गुणे लंब बटे 2 तब काम करेगा जब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। हम जाने कैसे कि समकोण त्रिभुज है, एक पाइथागोरस का प्रमेय होता है। उसमें ये होता है कि जो लंब का स्क्वायर है, ऐसे लिखने, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ये एक फार्मूला होता है। इसमें हम देखते हैं जो कर्ण है इसमें AC यानी कि AC का स्क्वायर, आधार इसमें BC है प्लस लंब इसमें AB है। AC का मतलब है 10, 10 का स्क्वायर, BC का मतलब है 8, AB 6 है। इनको अगर करें तो 10 दहम ये हो जाएगा 100, और यहाँ 8 8 64, 6 6 36, 64 और 36 100 और 100, यानी कि ये दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस के प्रमेय को ये फॉलो कर रहा है, यानी ये कि समकोण त्रिभुज है, हम जान गए इससे। तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब बटे 2 फार्मूले से हमने कैलकुलेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर, 4 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 12 मीटर है, दूसरी 14 है, तीसरी 4 है। जैसे एक 12 हो गई, 4 हो गई, 14 हो गई, 4 मीटर है, ऐसा है। इसकी विषमबाहु का मतलब इसकी भुजाएं जो हैं
वो बराबर नहीं है। अगर ऐसा है और इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और सबको अंडर रूट में ऐसा लिखना होता है, जहाँ पर एस हमारे पास क्या होता है, एस होता है तीनों भुजाओं का योग और बटे 2, जहाँ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद में उनको 2 से भाग दे दिया जाता है। तो एस पहले निकाल लें। तीनों भुजाएं क्या क्या हैं हमारे पास, 12 14 4 है, 12 है और एक 14 है और एक 4 है, और इसका बटे 2 कर दें तो ये हो जाएगा 30 बटे 2 यानी कि 15। तो एस हमको मिल गया 15। अब फार्मूले को हम लगा दें तो क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जबकि हमको पता है एस क्या चीज़ है, 15। एस है 15, तो 15 और माइनस ए का मतलब पहली भुजा, तो पहली भुजा हमारी हो गई 12, फिर एस माइनस बी, फिर से एस का मतलब 15 और दूसरी भुजा 14, फिर से एस का मतलब 15 और सी का मतलब फिर 4, ऐसा कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर में 15, 15 में 12 गए 3, 15 में 14 गए 1, 15 में 4 गया तो ये हो जाएगा 11। ये अंडर रूट के अंदर में है। इनको हम और थोड़ा देखें तो ये हो जाएगा 15 को लिखना चाहें जैसे हम 5 गुणे 3, और 3 तो पहले से है, 1 का मतलब कुछ नहीं गुणे 11, तो 3 3 इसमें 2 बार अंडर रूट में है तो ये बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 11 और 5 55, 3 रूट 55। ये क्षेत्रफल निकला इसका वर्ग मीटर, यही आंसर हुआ इसका, 3 रूट 55 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हुआ। तो विषमबाहु त्रिभुज है अगर, तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से, जहाँ एस जानने के लिए एस क्या चीज़ है, तीनों भुजाओं को जोड़ने से, यानी कि पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा तीनों भुजाओं को जोड़ लिया जाए, उसके बाद बटे 2 कर दिया जाए, यानी कि इसकी जो परिमाप है, त्रिभुज का जो परिमाप है चारों ओर का जोड़ है उसको आधा कर लिया जाए, ये अर्ध परिमाप है। तो ये हमारा आंसर हुआ दूसरे का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आयत की भुजाएं 6 मीटर 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल परिमाप में विकर्ण बताओ। एक आयत है जिसकी भुजाएं 6 मीटर और 8 मीटर है। आयत ऐसा होता है ए बी सी डी, 6 मीटर, ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, ये भुजाएं हो गई। इसका क्षेत्रफल परिमाप को विकर्ण बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल बी,
लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 8 है, चौड़ाई इसकी 6 है, 8 छक 48। मीटर में है तो 48 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हुआ, 48 वर्ग मीटर। ये तो निकला इसका क्षेत्रफल। अब हम इस आयत का परिमाप निकालना चाहते हैं। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब चारों ओर का जोड़। परिमाप ये वाला चारों ओर को जोड़ दिया जाए तो ये परिमाप होगा। तो जैसे आयत में अगर ये 6 है तो इसके सामने वाली भुजा 6 होगी, ये 8 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 8 होगी। तो इस तरीके से इसका परिमाप जो होगा वो होगा 2LP 2L + B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 गुना कर दिया जाए। जैसे लंबाई चौड़ाई जोड़ लिया गया, 2 गुना कर दिया जाए, क्योंकि इसके सामने भी इतनी ही है और इसके सामने ये वाली भी इतनी ही है। तो 2L लंबाई और प्लस चौड़ाई, यानी कि 8 + 6, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28। इसका जो परिमाप होगा ये 28 मीटर होगा। ये आंसर हुआ। अब हमें विकर्ण बताना है, आयत के विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? जैसे आयत है, अगर विकर्ण इस तरीके से होता है, ये इसका पहला विकर्ण है, ये इसका दूसरा विकर्ण है। विकर्ण को डी से लिखते हैं। ABCD। अगर विकर्ण की बात की जाए तो AC एक विकर्ण है D1 और BD D2 दूसरा विकर्ण है। ये 2 विकर्ण हो गए। तो अगर आयत की बात की जाए तो इसका विकर्ण क्या होगा? L² + B² अंडर रूट में। L² + B² वो भी अंडर रूट में। ये फार्मूला है इसका आयत का विकर्ण। तो हम विकर्ण निकाल लें। अंडर रूट में L² B² यानी कि लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर करते चलें। तो लंबाई 8 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36 और ये दोनों मिलके 100 और ये हो जाएगा 10 × 10 100। यानी इसको हम एक बार में, 2 बार में अंदर है 10 10, तो एक बार में बाहर ले सकते हैं। तो 10 मीटर। इसको जो विकर्ण है आयत का, ये 10 मीटर होगा। ये हमारा आंसर हुआ। तो हमें जो पता करना था सब पता कर लिया। आयत का क्षेत्रफल पता करना था, हमने क्षेत्रफल जाना, ये 48 वर्ग मीटर। आयत का परिमाप 2L + B हमने देखा 28 मीटर। आयत का विकर्ण L² + B² अंडर रूट में 10 मीटर। तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ध्यान देना है, समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं।
समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये वाला है ABC, अगर ये 4 सेंटीमीटर भुजा कह रहा है तो इसका ये वाली भुजा 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, इस तरीके से कह रहा है। और इसका क्षेत्रफल अगर जानना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A²। ए यहाँ पे भुजा है, जहाँ पर A बराबर भुजा है इसकी। तो फार्मूला लगा दें हम, √3/4, A का मतलब भुजा यानी 4, तो 4 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3। ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला है √3/4 A², जहाँ पर A इसकी भुजा होती है। तो हमने फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर लंबे एक वर्ग का क्षेत्रफल और ये परिमिति है एवं विकर्ण बताओ। ये लिखा हुआ है जो परिमिति है, 8 सेंटीमीटर लंबे एक वर्ग का क्षेत्रफल, परिमिति एवं विकर्ण बताओ। परिमिति का मतलब परिमाप होता है, तो एक वर्ग है जो 8 सेंटीमीटर का है। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ABCD 8 सेंटीमीटर का कह रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो चारों भुजाएं होंगी 8 होंगी, कहने की जरूरत नहीं है। चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं वही वर्ग होता है, और साथ में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी होता है। तो 4 सेंटीमीटर लंबे एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है A²। ए का मतलब भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर कर दो। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो 8 है, यानी कि 64 सेंटीमीटर में है, तो 64 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल निकला। अब है वर्ग की परिमिति। परिमिति का मतलब परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप हम बार बार कहते हैं चारों भुजाओं का जोड़। अगर हम इसको 8 8 8 8 चारों भुजाओं जोड़ लो तो 8 चौक 32, या 8 को 4 से गुणा कराते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4A। वर्ग का परिमाप होता है 4A, यानी कि भुजा और उसका 4 से गुणा कराना है। तो ये होता है परिमाप। 4 गुणे भुजा कितनी है 8, 4 और 6 32 सेंटीमीटर। ये हमारा हुआ आंसर। परिमाप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 8 8 8 8 चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो 32 हो जाएगा, लेकिन हम सीधा 4 से गुणा करा दें तो 4A, वर्ग का परिमाप 4A,
ये फार्मूले के तरीके से रटे रहना है। वर्ग का विकर्ण, अब आता है वर्ग का विकर्ण। जैसे अभी हमने उधर देखा था विकर्ण, वैसे वर्ग का विकर्ण, मान लो ये वर्ग है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, एक विकर्ण ये होगा और दूसरा विकर्ण ये होगा। ये दो विकर्ण हैं और दोनों विकर्ण बराबर होंगे, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 ये होता है, √2a, ये फार्मूला है। √2 इंटू ए का मतलब भुजा, तो भुजा इसकी 8 है, √2 इंटू 8 यानी कि 8√2, 8√2 ये विकर्ण है, सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये सेंटीमीटर, यही आंसर है। तो वर्ग का विकर्ण भी पता हो गया। तो हमसे जो पूछा था इसमें वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया a², वर्ग का क्षेत्रफल a² यानी कि 64 आया, वर्ग का परिमाप 4a 32 आया, वर्ग का विकर्ण √2a यानी कि 8√2 आया। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 5 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। समांतर चतुर्भुज, देखते हैं समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होती है वो समानांतर में होती हैं। ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज। ध्यान देना है इस बात को कि ये भुजा समानांतर है, ये भुजा समानांतर है। ऐसा नहीं कि ये भुजा ऐसे आ रही है तो ये वाली ऐसे जा रही है, ऐसा नहीं होगा। इसकी ऊंचाई क्या हो सकती है, तो इसकी जो ये वाली जो कम से कम ये वाली दूरी होगी वही इसकी ऊंचाई होगी। मान लो अगर ये एम पॉइंट है तो ये AM जो होगा ये इसकी ऊंचाई होगी। तो इसने दे रखा है समांतर चतुर्भुज की भुजा, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 5 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है। ये 5 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है, ये दे रखा है इसने। 5 मीटर ये वाला है, ये भुजा, और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। उसका क्षेत्रफल बताओ। अगर समांतर चतुर्भुज है उसमें एक भुजा मालूम है और एक उसकी ऊंचाई मालूम है, तो हम क्षेत्रफल उसका निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला है। आधार इसमें कितना है, 5 है, ऊंचाई 8 है, 40, ये मीटर में है तो 40 वर्ग मीटर, यही इसका आंसर हुआ। यानी समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुणे ऊंचाई, ये हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, देखने में ऐसा होता है जैसा हमने बनाया है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, यानी कि जितनी दूरी पर ऐसे ये वाली भुजा जितनी दूरी पर होगी जैसे ऐसे उसी मॉडल में ये वाली भी एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा।
तो इस तरीके से ये समांतर चतुर्भुज हुआ, उसका क्षेत्रफल हमने जाना। अगला क्वेश्चन आता है, एक समलंब चतुर्भुज आता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखते हैं इस पे, जो अभी हमने उधर देखा था, समलंब उससे किस तरीके से अलग है। एक, इसमें 2 भुजाएं होती हैं जो समानांतर होती हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज जो अभी हमने पहले देखा था, उसमें अगर हमने देखा था कि अगर ऐसे एक भुजाई है तो ये वाली भुजा ये ऐसे आई है, ऐसे इस तरीके से आई थी। लेकिन समलंब में ऐसा नहीं है। समलंब में केवल 2 भुजाएं समानांतर होती हैं बस। यानी ये छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है। हाँ, हालांकि एक के सामने जो दूसरी भुजा होगी वो समानांतर होगी। तो इसमें कह रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 9 और 7 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये बी सी डी ये 9 सेंटीमीटर हुआ और ये 7 सेंटीमीटर हुआ। अब हम इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। ऊंचाई क्या होती है, ये वाली, अगर ये एम, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, डीएम या एमडी 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई और बटे 2 होता है। ये इसका फार्मूला होता है। अगर हमें समलंब यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर भुजाओं को जोड़ना है, उसकी ऊंचाई से गुणा करना है, बटे 2 करना है। तो देखते हैं कैसे। समांतर भुजाओं का योग कितना है, समांतर भुजाएं हैं कौन कौन, एक ये डी सी और ये ए बी। तो समांतर भुजाएं हो गई 9 + 7, इनका योग करना है। ऊंचाई कितनी है इनकी, 4 है, और बटे 2 करना है। तो ये हो गया 9 7 16 गुणे 4 बटे 2, और इसको कैंसिल कर दिया जाए अगर, 2 दूनी 4 तो 16 दूनी 32। ये हो गया हमारा 32 वर्ग सेंटीमीटर। यही आंसर हुआ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये निकला। हमें इस बात को ध्यान देना है कि समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समानांतर होगी। कोई भी अगर ये और ये समानांतर होगी तो ये वाली अलग टाइप की होगी। समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं था। समांतर चतुर्भुज में अगर थोड़ा ध्यान दें कि समांतर चतुर्भुज का पैटर्न क्या है। समांतर चतुर्भुज में ऐसे भुजाएं होती हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे
ये समांतर चतुर्भुज है और ये वाला है समलंब। ये समलंब है। इस अंतर को जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो भुजाएं केवल समानांतर हैं। यहाँ पे सभी भुजाएं समानांतर, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है। यहाँ चारों भुजाएं अपने आमने सामने से समानांतर हैं। जैसे ये वाली, अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी जो समानांतर है डी सी के, और ए डी बी सी के समानांतर है। और यहाँ पर समलंब में ऐसा नहीं है। समलंब में ए बी और डी सी ही समानांतर हैं, ए डी और बी सी ये समानांतर नहीं है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देना कि समचतुर्भुज कैसा होता है। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है थोड़ा सा। ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये हमारा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि उसमें अगर भुजाएं ए बी सी डी ऐसी हैं, ये आपस में समानांतर हैं। ये समानांतर है इसके, ये समानांतर है इसके, लेकिन एक कंडीशन और है समचतुर्भुज में, ये चारों भुजाएं बराबर भी हैं। यानी कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ए ये सभी बराबर हैं। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होता था उसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती थी। समांतर चतुर्भुज कैसा होता था? यह है समचतुर्भुज। पहले ध्यान दें, यह है समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज कैसे था? ऐसे था। ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। यानी इसमें जो सामने आमने की भुजाएं तो समानांतर हैं, लेकिन बराबर नहीं है। बराबर केवल ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और ये वाली इसके बराबर है, ऐसा है। समचतुर्भुज में चार भुजाएं बराबर होती हैं। और ध्यान देना है कि समचतुर्भुज में ये विकर्ण है। ए सी और बी डी ये विकर्ण है, D1 D2। इसमें और थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण के बीच में जो ये कोण बनाते हैं, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। डिग्री का कोण बनाते हैं।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमें जानना है, एक तो ये D1 है डायगोनल और एक दूसरा है D2, D1 D2 ये विकर्ण है इसके। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ D1 D2 होता है, फार्मूला D1 D2। यानी अगर D1 D2 पता है दोनों विकर्ण, तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जान सकते हैं। हाफ, इसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिए हैं, तो ये 12 है, एक 3 है, 2 छक 12, ये हो गया 6 गुणे 3 और ये हो गया 18। ये सेंटीमीटर में दिया गया तो 18 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। ये इसका क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहेगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा समचतुर्भुज हुआ। हमें ध्यान रखना है कि हर जो चतुर्भुज बताए हैं उनके अलग अलग कुछ क्वालिटीज़ हैं। जैसे समचतुर्भुज इस तरीके से हुआ, समांतर इस तरीके से, समलंब कुछ और तरीके से, सबको अलग अलग ध्यान रखना है हमें। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बताना है हमको। तो ये हमारा वृत्त का मतलब गोल कोई चीज़ है, सर्कल। ये इसका कोई पॉइंट होगा जहाँ से ये चारों ओर बराबर बराबर में बटा है। तो ये वाला पार्ट जो है इतना, ये R त्रिज्या है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। अगर इसको दूना कर दिया जाए, OM इसकी त्रिज्या है। अगर हम AOB टोटल AB अगर मान लें तो AB इसकी ऊपर से नीचे, तो ये व्यास है। OM ये त्रिज्या है, R AB व्यास है। अगर हम टोटल चारों ओर जो गोल घेरा घेरा है, अगर इसको बात करें AMB ये पूरा पूरा चारों ओर, तो ये हो जाएगा परिधि। अगर N यानी MBNA या ANBM, ANBM ये टोटल चारों ओर का घेरा, तो ये हमारी परिधि है। इस तरीके से हमें समझना है। तो 7 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है के वृत्त है तो उसकी परिधि बताना है। तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि 2πr, जहाँ पाई का मतलब होता है 22/7। ये हमें ध्यान रखना है। R हमारी त्रिज्या होती है, 2 पाई का मतलब 22/7 और R का मतलब 7 है। त्रिज्या हमें 7 बताए गए हैं,
तो ये हो गया 7 7 कैंसिल और 22 दून 44, परिधि हो गई इसकी 44 सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ। वृत्त का क्षेत्रफल भी बताना है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन हम बता रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल भी बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7, क्योंकि 7 है आर। तो ये हो गया 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 22 × 7 यानी 154। ये हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने जाना पाई आर स्क्वायर से, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और अगर व्यास को हम समझना चाहें तो व्यास ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर आर मान लो 7 है तो व्यास उसका 7 दूनी 14 हो जाएगा, क्योंकि डबल जस्ट होता है। जैसे पहिए की तीली, ये आर जो है पहिए की तीली है और डबल तीली इस पार से उस पार तक पहुंच जाए, मान लो यहाँ से यहाँ तक के डबल तीली पहुंच जाए, या ये भी ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, पूरी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो डबल जस्ट हो जाएगी और उसको हम कहते हैं व्यास। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन विकर्ण, ये विकर्ण लिखा हुआ है, यहाँ विकर्ण इसको समझना है। एवं पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। घन, अब हमें समझना है कि घन कैसे होता है। ये घन है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी, लेकिन वो डिब्बी बराबर नहीं होती, ये बराबर होता है, तो ये घन हुआ। 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी एक भुजा ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, इधर भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, ये भी 7 ही होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। अगर घन है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी उसकी। 6 फलक होते हैं घन में। जैसे ये पहला फलक हो गया, इसके पीछे साइड में दूसरा, ये तीसरा, फिर चौथा, ये पांचवा और यहाँ नीचे छठा। 6 फलक हो गए। माचिस की डिब्बी को अगर उठा को देखो तो उसके 6 फलक दिखेंगे, थोड़ा साइज उसका अलग है बस। 7 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन विकर्ण एवं पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तो घन का आयतन ए क्यूब, जहाँ ए भुजा है, ए भुजा है, ए फार्मूला है घन का आयतन ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। तो हमें 7 सेंटीमीटर पता है, तो 7 का क्यूब,
और 7 क्यूब का मतलब हुआ 343। 7 गुणा 7 गुणा 7 343। इसको घन सेंटीमीटर में लिखेंगे 3 बार। ये आंसर हुआ। ये तो घन का आयतन हुआ। घन का विकर्ण, जैसे विकर्ण हम अभी उसमें देखे थे, विकर्ण इसका कैसे रहेगा, यहाँ से कोई सामान यहाँ पे रखा जाए, अगर यहाँ तक का जो आ जाए, ये विकर्ण हुआ। ऐसे यहाँ से रखा जाए, इस कोने तक पहुँच जाए, तो ये विकर्ण हुआ। ये घन का विकर्ण होता है √3a। √3a यानी कि √3 लिखना है हमको, और a का मतलब भुजा। भुजा हमारी 7 है, तो गुणा 7, तो ये हो जाएगा 7√3। ये आंसर हुआ। ये घन का विकर्ण हुआ, सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में रहेगा। 7√3 सेंटीमीटर, ये हुआ घन का विकर्ण। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, (6a² होता है, जहां पर ये भुजा है। पृष्ठ क्षेत्रफल है क्या, जैसे मान लो सपोज करो कि ये माचिस की डिब्बी है या कोई और डिब्बा है। पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, नीचे वाला पृष्ठ, इसके जस्ट साइड सामने वाला पृष्ठ, इसके सामने वाला पृष्ठ, यहाँ पर तो 6 पृष्ठ हो गए। और इनको सबका क्षेत्रफल अगर जोड़ लिया जाए तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। तो घन एक का अगर क्षेत्रफल देखें तो a², और 6 का देखें तो 6a², इसलिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। अब इसको हम सॉल्व करें। 6a का मतलब 7, इसका स्क्वायर 6 गुणे 49, और 6 गुणे 49 आएगा 294 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ। वैसे भी अगर इसका हम पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते थे। जैसे एक घन का मतलब 1 का, तो 7 सते 49, और 49 को 6 से गुणा करा दें, क्योंकि 6 ऐसे और भी हैं, पहला, दूसरा, ये पहला हो गया, इसके सामने दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसके नीचे चौथा हो गया, पांचवा हो गया, इसके सामने छठा हो गया, तो 6 हो गए। तो सब 49 करके ऐसे अगर गुणा करते 6 बार, तो यही 294 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, विकर्ण एवं पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। एक घनाभ इस तरीके से होता है जैसे हमने यहाँ दिखाया है, ये घनाभ है। घनाभ बिल्कुल वैसे होता है जैसे ईंटा हो गया या माचिस की डिब्बी, अभी हमने बताया था कि उसमें ज़रूरी नहीं कि घन के जैसे वो सारी लंबाई उसकी बराबर हो, कोई बराबर नहीं हो सकती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में। जैसे ये उसकी ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है। तो एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 5 और चौड़ाई 3, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गया। ये घन इस तरीके से है, ये भुजा और ये इसकी ऊंचाई। इसका आयतन, विकर्ण में पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, इसका आयतन बताना है। आयतन का मतलब इसमें मान लो ये इस तरीके से हमारी एक बैटरी बनी है।
आयतन का मतलब है या इस तरीके से कोई बर्तन बना है, डिब्बा बना है। आयतन का मतलब है कितना इसमें दूध भर सकते हैं या कितना इसमें पानी भर सकते हैं, तो जो उसमें भर जाएगा वही उसका आयतन होगा, या कितनी हवा भर सकती है, ठीक है। और ये इसका आयतन हुआ। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जैसे इसका ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, सारे क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, इसके सामने वाला पार्ट का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, नीचे वाले का क्षेत्रफल, तो सारे क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो देखते हैं, घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इस तरीके से हैं। एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गया। इसका आयतन, विकर्ण एवं पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। आयतन, घनाभ का आयतन, LBH होता है। या हिंदी में लिखना चाहें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। यानी कि घनाभ का आयतन निकालना तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दो तो उसका आयतन निकल आएगा। तो आयतन बराबर लंबाई कितनी है, हमने कहा 5 है, चौड़ाई इसकी 3 है, ऊंचाई इसकी 2 है, तो ये हो गया 30। ये सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है तो 30 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर 3 बार पावर लगाते हैं, ये हो गया 30 घन सेंटीमीटर। अब इसके बाद में देखते हैं इसका विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण ऐसा लिखा जाता है, उसमें जो प्रिंट है वो गलत है। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H², यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनके सबके स्क्वायर हैं। तो अंडर रूट के अंदर में लंबाई का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, चौड़ाई 3 का स्क्वायर, ऊंचाई 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आया, 3 का 9 आया, 2 का 4 आया, और ये हो गया 38। बाहर इसमें नहीं निकल पाएगा, इसलिए जो आंसर रहेगा विकर्ण इसका √38 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हुआ। ये विकर्ण निकला है, घनाभ का विकर्ण निकला है। विकर्ण क्या हम समझ पा रहे हैं क्या चीज़ है? अगर यहाँ से कोई लट्ठा रखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा लट्ठा, अगर मान लो ये कमरा है, कोई कमरा बना है, तो अगर लट्ठा रखा जाएगा सबसे बड़ा, तो इस कोने से आके ऐसे 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 यहाँ तक आएगा, या इधर से लेके इधर तक अंत तक जाएगा, वो सबसे बड़ा लट्ठा होगा, वही उसका विकर्ण होगा। तो ये घनाभ का विकर्ण है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे अभी हमने कहा कि अगर मान लो ये हमारा कोई डिब्बा है घनाभ आकार का, और इसकी पोताई करनी है, या ईंटा समझ लो, ईंटा हमारे पास एक रखा है, ईंटों के चारों ओर पुताई करनी है, तो कितने परत की पुताई करनी पड़ेगी? इधर की, इसके साइड में ये वाला, सामने वाला, इसके ये वाला परत, ये वाला उसके नीचे वाला, ये वाला इसके सामने, 6 परत की पुताई करनी पड़ेगी। लेकिन इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, पृष्ठ क्षेत्रफल,
तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे? इसका फार्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL जहाँ LBH वही है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, H का मतलब हाइट ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ये। 2 अगर इनका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 2 लिखेंगे। LB का मतलब लंबाई और चौड़ाई हुआ, लंबाई 5 चौड़ाई 3, ये हो गया। प्लस BH, B का मतलब ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई कितनी है? 3, ऊंचाई है 2। फिर उसके बाद में HL हाइट और लेंथ यानी कि 2 और गुणे 5, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 10, ये आया। तो अगर हम इनको जोड़ना चाहें सबको तो 15 10 25 31, 31 दूनी 62, ये आएगा 62। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर में 62 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हुआ। तो 3 चीज़ हमने निकाला। घनाभ का आयतन निकाला है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई फार्मूले से, LBH से। घनाभ का विकर्ण √L² B² प्लस H² से। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस HL से 62 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ। अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताओ। इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस बेलन के बारे में कहा गया है, ये बेलन है। बेलन ऐसे होता है जहाँ पर ये गोल गोल नीचे और गोल गोल, जैसे हमारे पास डिब्बा होता है या बोतल होती है, तो नीचे गोल ऊपर गोल और ये कुछ ऊंचाई इसकी होती है। तो ये वाली जो ये वाला पार्ट है ये उसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई दिया गया है, ये ऊंचाई है बेलन की। और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या है, जैसे हमने अभी कहा ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का है। ये जो गोल पार्ट है इसका, उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। अब इसका आयतन बताना है, वक्र पृष्ठ बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताना है। ध्यान दें, आयतन, बेलन का आयतन, इसका फार्मूला होता है πr²h। πr²h, h ऊंचाई है, r इसकी त्रिज्या है। पाई का मतलब हमने जाना है कि 22/7 होता है, तो 22/7। r² r7 है, तो स्क्वायर 2 बार में लिख लें। h ऊंचाई 4 है, इसको कैंसिल कर दें, ये 7 और ये 7, तो ये हो जाएगा 22 × 28, 22 × 28 और ये हो जाएगा 616। ये सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हुआ। ये बेलन का आयतन हुआ, यानी कि 616 घन सेंटीमीटर। इसमें दूध पानी हवा कुछ भी भर सकते हैं इस बेलन में। यह आयतन हुआ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब जैसे हमने कहा कि जो गोल गोल इसका पृष्ठ है, यानी जो
चद्दर लपेटी गई है चारों ओर, और एक गोल पार्ट यहाँ का। अगर इसको डिब्बा मान लें, जैसे दूध वाला डिब्बा आता है जिसमें दूध भरा होता है, या पेंट का डिब्बा आता है जो गोल, तो नीचे वाली जो पेंदी है और ऊपर वाली जो इसकी ढक्कन है, ये गोल गोल है, और ये चारों ओर लपेटा पार्ट है। तो ये जो सबका अगर हम पेंट करना चाहें तो ये क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ होगा। यहाँ अगर गोल गोल की बात करें तो ये वक्र पृष्ठ होगा, और ये वाला ऊपर का ढक्कन, नीचे की पेंदी, ये भी शामिल कर दे, संपूर्ण पृष्ठ होगा बेलन का। ये हमें ध्यान रखना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है फार्मूला इसका, 2πRh। टू 22/7, R का मतलब है 7, H का मतलब है 4, जो दिया गया है यहाँ पे। ये 7 इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 चौके 8 और 22, 22 गुणा 8 176 आएगा। वक्रपृष्ठ 176 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हम संपूर्ण पृष्ठ जानना चाह रहे हैं, यानी कि अगर हम पेंट हमें कराना है इस डिब्बे को, तो हम केवल गोल परत वाला ये पेंट नहीं करेंगे, ऊपर का ढक्कन और नीचे के पेंदी ये दोनों मिला लो तो संपूर्ण पृष्ठ होगा इसका। तो हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, जो हमारा वक्र पृष्ठ आया था उसमें हम केवल गोल वाला पार्ट शामिल कर रहे थे। ये ऊपर का ढक्कन, नीचे की पेंदी इसमें हटा था, संपूर्ण में ये भी जुड़ जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRh + R। एच यानी हाइट और R त्रिज्या। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है। फार्मूला लगा दें, 2 22/7 और R, H का मतलब 4 + R 7। ये वाला कैंसिल हो गया 7 7, तो ये बचेगा क्या, 22 दूनी 44 और गुणे 7 और 4 11, ये आ जाएगा 44 गुणे 11 और ये आएगा 484 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हुआ 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा बेलन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, उसका आयतन वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ बताना है। शंकु देखते हैं होता कैसे। शंकु ऐसे होता है जैसे तेल डालने वाली कीप होती है, ऐसे शंकु होता है, या आइसक्रीम जिसमें हम खाते हैं वो शंकु के टाइप का होता है, जहाँ पे ऐसे यहाँ पे गोल गोल होगा और ऊपर जाके पतला होता जाएगा। तो ये वाली अगर ये B C D, अगर हम बात करें इसकी AB की, तो ये तिरछी ऊंचाई है इसकी,
ये ऊंचाई है लेकिन ये तिरछी ऊंचाई है। ए बी क्या है, एल है, इसको हम तिरछी ऊंचाई एल कहते हैं। ए सी भी तिरछी ऊंचाई एल है, ये क्या है, तिरछी ऊंचाई। और यहाँ पे जो ए डी है यहाँ तक का, ये हाइट है। एच है ये, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हुआ है, ये इसकी हाइट है, शंकु की हाइट है। और ये डी सी जो है ये आर है, त्रिज्या आर, जिस वृत्त पर ये बना हुआ है शंकु। तो ये बातें हमें ध्यान से देखना है, उसके बाद में हम सॉल्व कर पाएंगे प्रश्न को। तो हमें सबसे पहले बताना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है शंकु के आयतन का। एक बटा 3, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर इसमें हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 आर स्क्वायर एच, एच इसमें ऊंचाई 4 दिया गया है। तो सॉल्व करें इसको, तो 7 से कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 28, 7 चौक 28 × 22/3, ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करके 28 × 22/3 यानी कि 616/3 आएगा ये। और ये आयतन है तो घन सेंटीमीटर में, ये आंसर हुआ। शंकु का आयतन ये निकल गया। अब हमें बताना है वक्र पृष्ठ। जैसे हमने वहाँ भी वक्र पृष्ठ जाना था, यहाँ भी वक्र पृष्ठ कैसे जानेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला लपेटा पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी अगर समझना है तो कोई कीप है, तो कीप जिस धातु से, मेटल से बनी हो, प्लास्टिक से बनी हो या लोहे की बनी हो, तो उसमें कितना मेटल लगा है वही उसका वक्र पृष्ठ हुआ। और यहाँ भी संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला पृष्ठ ढक्कन इसका, या जो खुला मुंह है, इसको भी जोड़ लेंगे तो वक्र पृष्ठ शंकु का। इसका फार्मूला था पाई आर एल, पाई आर एल, जहाँ पर एल हम जानते हैं कि तिरछी ऊंचाई है। एल क्या है, तिरछी ऊंचाई, जो अभी हमने बताया है। एल को निकालते कैसे हैं, √r² और h², ये इसका फार्मूला है एल निकालने का। तो सबसे पहले हम एल निकालें। L = r², r का मतलब है 7 का स्क्वायर, और h का मतलब है 4, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 65, √65 आया ये, L √65 आया। अब हम निकाल सकते हैं इसको, वक्र पृष्ठ। पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, एल का मतलब √65, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, ये हो गया
22√65। 22√65 ये क्या आया है? वक्र पृष्ठ आया है। ये वर्ग सेंटीमीटर ये आया है वक्र पृष्ठ इसका। ये किसका वक्र पृष्ठ है? शंकु का। अब इसके बाद में हमें क्या जानना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जानना है। इसका अगला पार्ट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। देखते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि जो वक्र पृष्ठ है, यहाँ पे ध्यान दें, इसमें ये वाला पार्ट जो मुड़ा है ये तो जुड़ा होता है, संपूर्ण में ये वाला भी ढक्कन वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा उसी में, तो संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू πRL, यानी कि जो वक्र पृष्ठ था, और प्लस πr², यानी कि जो उसका जो गोल गोल उसका ढक्कन है उसका स्क्वायर भी जोड़ना है, उसका क्षेत्रफल πr²। और इनको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा πr, इसको बाहर ले लें तो L+R, ऐसा आएगा फार्मूला। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr L+R, सॉल्व कर लें। 22/7, R हमारा 7 है, L हमारा πr L+R करना है। L हमारा है √65 प्लस R हमारा 7 है। थोड़ा सा इसको कैंसिल कर ले यहाँ पे, तो ये बचेगा 22 और यहाँ पे 65 रूट में और प्लस 7 ऐसे। ये संपूर्ण पृष्ठ है, तो ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वर्ग सेंटीमीटर यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जैसे ये गोला है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या हुई। उसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का आयतन, मान लो एक गोल गोल गेंद है, गेंद के अंदर में अगर जितना पानी या दूध हवा भर जाए वही उसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन कैसे निकालते हैं? फोर बाई 3 πr³, ये फार्मूला है गोले का आयतन का। चार बटा 3, पाई का मतलब 22/7, R इसमें 7 दिया गया, तो 7 × 7 × 7 3 बार, 1 7 से कैंसिल हो गया, तो ये गुणा करते कराते आ जाएगा। इनको सबको गुणा कराओगे, 4 और 2288 और 7 7 49, सबको गुणा कराओगे आएगा 43 12 और बटे 3 आएगा। और इसका ये मतलब हुआ 1437.33 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये
घन सेंटीमीटर, यही है इसका आंसर होगा। ये सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये इसका आयतन हुआ। संपूर्ण पृष्ठ यानी गोले, मान लो हमारी गेंद है, गेंद को अगर हम पेंट करना है तो कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, चारों तरफ पेंट करेंगे, वही उसका संपूर्ण पृष्ठ हुआ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फोर 22/7, आर का मतलब 7, फिर आर का मतलब 7, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 22 चौक 88 × 7, 616 आएगा। ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा ये, और ये आंसर हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है 616 वर्ग सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा अर्धगोला है। जैसे गोला को हमने देखा था, उसी को आगे, मान लो गेंद है हमारी, गेंद को बीच से काट ले तो अर्धगोला बन जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट, ये इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या, ये अर्धगोला है। क्या है ये? अर्धगोला। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसका आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो देखते हैं अर्धगोले का आयतन। जैसे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था, अर्धगोला है तो उसका आधा यानी 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन हुआ। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 21, तो 21 × 21 × 21, 3 बार 7, तो यहाँ 21, और ये वाला 3 और ये वाला 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 21 × 21, 22 दूनी 44 और 21 × 21, ये टोटल अगर गुणा करने पे आएगा 19,404। ये सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर में, ये इसका आंसर हुआ। अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ वक्र पृष्ठ बताना है, तो वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा? ये वाला गोल पार्ट, ये वाला, ये वक्र पृष्ठ है। संपूर्ण बताना होगा तो ऊपर वाला भी, ढक्कन। तो अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जैसे वहां पर था गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे उसका आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है।
2 22/7, आर का मतलब 21 गुणा 21। वैसे ही सॉल्व कर लें तो 7 या 21 ये आ जाएगा 22 दूनी 44 और 21 या 63, 44 गुणा 63, और इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2772। ये है सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में। ये इसका आंसर हुआ। ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब ध्यान देना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ढक्कन वाला, इसको भी जोड़ ले संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। तो हम निकालते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होगा। 3πr², क्योंकि 2πr² वक्र पृष्ठ था, 1πr² ऊपर वाला ढक्कन जुड़ जाएगा तो 3πr² हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है हमारे पास 21 और गुणा 21, 7 त्रिक 21, तो ये हो जाएगा 3 तिया, ये 22 तिया 66 और 21 तिया 63, और ये हो जाएगा 4158 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हुआ। तो ये अर्धगोले के बारे में हुआ। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हुआ।